मैं काफ़ी साल बाद जेएनयू आया हूँ और शायद इस वजह से मैं कई साल तक नहीं आ पाया, क्योंकि जेएनयू में जो उथल पुथल चल रही थी, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक मीटिंग, पब्लिक डिस्कशन, सेमिनार्स के ऊपर लगाए जा रहे थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो एक तरह का एक एग्जाम्पल है जो देश में व्यापक तौर पर चल रहा। देखिए, उमर के बारे में उनके फादर ने जो आपको बताया कि उमर ने कभी कोई कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कोई उनका स्पीच वीडियो वगैरह देख लीजिए, किसी में ऐसी चीज़ नहीं कही जिसको कि किसी भी तरह का ऑफेंस कहा जा सकता। हाँ, सरकार के खिलाफ ज़रूर बोला, और सरकार के खिलाफ बोलना हमारे कानून में कोई ऑफेंस नहीं है, हमारे देश के कानून में। एक अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था सेडिशन का, जिसमें सरकार के खिलाफ भावनाएं भड़काना को एक अपराध बनाया गया था। उस कानून को संविधान आने के बाद चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सरकार के खिलाफ भावना भड़काना तो इस देश में हर नागरिक का लोकतांत्रिक हक है, और किसी भी लोकतंत्र में आप अगर सरकार गलत काम कर रही है या आपके परसेप्शन में गलत काम कर रही है, तो आप सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं। और इसलिए अगर इस कानून का लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो ये गैर संवैधानिक है। तो उन्होंने उसका बहुत रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन किया कि जब तक आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कहते जिससे आप लोगों को हिंसक बना रहे हैं या हिंसा के लिए उकसा रहे हैं या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए उकसा रहे हैं, तब तक ये अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन ये फैसला तो 1962 में आ गया था, यानी 60 साल पहले। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी, खासकर आज के दौर में, इतने सारे लोगों को पिछले कई साल में सिर्फ ये कानून का हवाला देकर, सेडिशन का, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, कुछ कार्टून बना दिया। यानी कि हिंसा या पब्लिक डिसऑर्डर भड़काने का उसमें ज़रा भी कोई इंडिकेशन नहीं। उन्होंने जो कार्टून बनाया या जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, लेकिन फिर भी उनको इसी कानून सेडिशन के अंडर चार्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा था। तो हम लोगों ने ये सेडिशन का कानून चैलेंज किया। फॉर्चुनेटली हमने बोला कि देखिए, ये तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने रीड डाउन कर दिया, लेकिन इसको पूरा की पूरा स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए, क्योंकि रीड डाउन करने के बाद भी इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम से कम स्टे कर दिया है। पिछले 2 साल से उसको स्टे किया हुआ है कि अब अभी फ़िलहाल सेडिशन का कानून लगा के किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ भी झूठा अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, इतने सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, चाहे भीमा कोरेगांव के हों, चाहे ये सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग रहे हों, उनके खिलाफ, मतलब जिनका जैसे उमर का कोई दूर दूर से राइट्स, दिल्ली के जो दंगे हुए उससे कोई लेना देना नहीं था, वो दिल्ली में थे भी नहीं, फिर भी कुछ झूठे आरोप लगाकर उनको
उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। भीमा कोरेगांव के एक्टिविस्ट जो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, अमंग द बेस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन द कंट्री, उनके खिलाफ भी यूएपीए लगा दिया और उनके खिलाफ, कईयों के खिलाफ चार्ज ये लगाया कि ये मोदी साहब को मारने की साजिश कर रहे थे। और किस आधार पर? वो कहते हैं कि इनके कंप्यूटर में कोई ईमेल पाया गया और वो अब प्रूव हो गया है कि वो ईमेल्स वगैरह जो उनके कंप्यूटर में डाले गए थे, ये पेगासस के थ्रू डाले गए थे। लेकिन फिर भी उनमें से कई लोगों को आज तक बेल नहीं मिली है। और उसका एक बड़ा कारण यह है, देखिए उसके कई कारण हैं। ऐसे तो कानून ये कहता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यानी कि जब किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है, चाहे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे चार्जशीट फाइल करने के बाद, यानी ट्रायल में, तो उसको जब तक उसका अपराध प्रूव ना हो जाए कोर्ट में, तब तक उसको बेल दी जाएगी, बशर्ता 3 कंडीशंस ना हो। मतलब अगर ऐसी कोई आशंका ना हो कि ये भाग जाएगा और ट्रायल के लिए नहीं आएगा। दूसरा, अगर ऐसी आशंका ना हो कि ये विटनेसेस को या एविडेंस को से टैंपर करेगा। तीसरा, अगर इसने कोई बहुत ही संगीन अपराध किया है तो अगर इसको बेल पर रिलीज कर दिया गया तो ये फिर से वही अपराध करेगा। अगर ये 3 कंडीशंस ना हो तो बेल देनी होगी। आप जेल में किसी को, जो कि जिसके खिलाफ ट्रायल भी नहीं हुआ है, इन सारे लोगों के, जितने भी भीमा कोरेगांव के या दिल्ली राइट्स में जो अक्यूज हैं, इनका वर्चुअली ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है। और फिर भी इतने साल तक इनको बेल नहीं दी गई है। और उसका एक कारण ये है कि इनको यूएपीए में अरेस्ट किया गया है, यूएपीए लगा दिया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून में बेल का जो प्रावधान है वो ये कहता है, अनलाइक नॉर्मल प्रोविजन फॉर बेल वेयर द कोर्ट हैज रूल्ड कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, and bail must be granted unless one of these 3 conditions is present, one or more of these 3 conditions is present। लेकिन यूएपीए में ये कह दिया है कि the trial court while granting bail has to record a finding virtually to the effect that there is no prima facie case against this person। अब ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, सिर्फ एक्यूजेशन है और बोल्ड एक्यूजेशन है जिसका कोई सिर पैर भी ना हो। मान लीजिए किसी विटनेस ने कि उमर दिल्ली में नहीं था, क्लियर एविडेंस है कि वो दिल्ली में नहीं था, लेकिन किसी विटनेस ने बोल दिया, पुलिस के विटनेस ने, कि नहीं हमने उसको दिल्ली में देखा था। अब वो कहते हैं कि जब तक ट्रायल कोर्ट ये ना कह दे कि there is not even a prima facie case against this person, तब तक उसको बेल नहीं दी जा सकती यूएपीए में। ये इतना गलत और ड्रैकोनियन प्रोविजन है, मेरी राय में। हम लोगों ने इसको चैलेंज भी किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेरी राय में ये बिल्कुल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ है और कायदे से इसको स्ट्राइक डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये सब चलने दिया जा रहा है और इसकी आड़ में लोगों को कई साल तक, मतलब ये तो कोई सिविलाइज देश में होना ही नहीं चाहिए कि ट्रायल के बगैर, किसी की गिल्ट प्रूव होने के बगैर उसको आप इतने साल तक बेल ना दें और जेल में रखें, जबकि इन तीनों में से कोई कंडीशन प्रेजेंट नहीं है जो मैंने जिसका जिक्र किया। लेकिन ये हो रहा है और इसीलिए हो रहा है, एक कारण ये है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा गलत
प्रावधान है बेल के बारे में यूएपीए में, लेकिन उसका एक दूसरा कारण भी। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस इस सरकार ने किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर लिए हैं। चाहे हम मीडिया को ले लें, चाहे हम इलेक्शन कमीशन को ले लें, चाहे हम पुलिस एजेंसीज को ले लें, चाहे हम जुडिशरी को ले लें, चाहे हम ह्यूमन राइट्स कमीशंस को ले लें, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इस सरकार ने एक तरह से कंट्रोल कर लिए। यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मणिपुर जैसे मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी खड़ी हो गई है कि न्यायपालिका को जो काम करना चाहिए, यानी कि इतने साल 6-6 महीने आप बेल की हियरिंग कर रहे हैं। ये कभी मतलब सोचा ही नहीं गया था कि बेल की हियरिंग में 6 महीने लग जाएंगे एक कोर्ट में, लेकिन ये सब हो रहा है। और जैसे मैंने बोला, उसका एक बड़ा कारण ये है कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग जुडिशरी काफी हद तक सरकार के कब्जे में आ गई। और इसके चलते हुए, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जैसे ये बुलडोजर्स वगैरह जो चलाए जा रहे हैं, यानी कि कमाल है कि ओपनली मुख्यमंत्री लोग ये कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि हम इसको अक्यूज कर रहे हैं कि इसने ये अपराध किया, उसका कोई अपराध प्रूव नहीं हुआ है। क्योंकि हम ये अक्यूज कर रहे हैं कि उसने ये राइट में हिस्सा लिया, इसलिए हम बुलडोजर चला के उसका घर तोड़ देंगे। यानी पहली बात तो आप सिर्फ अक्यूज कर रहे हैं, आपने प्रूव तो नहीं किया कि उसने कोई राइट्स में हिस्सा लिया या कोई अपराध किया। दूसरी बात, अगर प्रूव भी हो जाए, कन्विक्ट भी हो जाए राइट्स में हिस्सा लेने के लिए या कोई भी अपराध में, तो कोई अपराध का दंड ये नहीं हो सकता कि उसका घर तोड़ दिया जाए, कहीं नहीं है। और उसके घर तोड़ने से तो आप उसके बाकी सारे परिवार वालों को सजा दे रहे हैं जिनका कोई अपराध नहीं था, जो उस घर में रहते हैं। लेकिन ये सब चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, कई राज्यों में चल रहा है। अभी अभी हाल में नूह में ये हुआ, बड़े लार्ज स्केल पर ये हुआ। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ये सारे लोग, चाहे पुलिस के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे पॉलिटिकल हों, पॉलिटिकल लोगों की शय पर ही ये हो रहा है, उनके कहने पर ही ये हो रहा है। किसी को, ये तो बहुत संगीन अपराध है कि आप किसी का घर तोड़ देते हैं बुलडोजर से, जबकि कोई आपको कानूनी परमिशन नहीं है, लेकिन आप किसी का घर तोड़ देते हैं। और अभी तक इतने सारे लोगों के, हजारों लोगों के घर तोड़े गए हैं, ज़्यादातर मुस्लिम परिवारों के, और एक जने को भी दंडित नहीं किया गया अभी तक। ये भी दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका की क्या चरमराई हालत हो चुकी है। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट को शुड हैव बीन एब्सोल्युटली लिविड विद एंगर कि आप ये कैसे होने दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल कानून के राज को आप बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन ये सब चल रहा है। तो अब लेकिन देखिए, ये सब तो जो बैड न्यूज़ है मैंने आपको दे दी, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब क्लियरली ये दिख रहा है कि पॉलिटिकली इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन बीजेपी और ये बीजेपी की सरकार बड़ी तेजी से डाउनस्लाइड पर है। और सब जगह, अब देखिए 5 राज्यों के चुनाव नवंबर में होने हैं। सारे पोल्स और पब्लिक ओपिनियन सर्वेज ये दिखा रहे हैं कि ये 5 राज्यों में बीजेपी हारने वाली है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इन लोगों ने अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन एक ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया से जो लोग उब गए, जो अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट
परेशान होकर बाहर आ गए, उन्होंने अपना ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा कर लिया है। तो उसके कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैरावैन है, वायर है, स्क्रोल है, न्यूज़ क्लिक है, कई हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपने यूट्यूब चैनल्स खड़े कर दिए। और आज यूट्यूब और ऑल्टरनेट मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरी राय में ज़्यादा है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। और ऑल्टरनेट मीडिया में जो काम हो रहा है, कई जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है जो मीडिया को काम करना चाहिए। जैसे रवीश कुमार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेट मीडिया में हैं। खैर कैरावैन की तो खैर प्रिंट मैगजीन भी निकलती है, लेकिन बहुत सारे हैं जिनकी प्रिंट नहीं निकलती, सिर्फ इंटरनेट पर हैं या यूट्यूब पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसका वही कारण है कि बीजेपी पब्लिक ओपिनियन पे बहुत तेज़ी से डाउनस्लाइड पर है। और मुझे पूरा विश्वास है, ये 5 राज्यों में तो खैर चुनाव हारेंगे, लेकिन अगले साल जो जनरल इलेक्शन है वो भी हारेंगे। इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को भी ध्वस्त कर दिया। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ में क्या होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ तो वो जगह हैं जहाँ पर ओपन डिस्कशन, डिबेट, नए नए आइडियाज़, क्लैश ऑफ आइडियाज़, जहाँ पर सारे नए नए आइडियाज़ जो सरकार के खिलाफ भी आइडियाज़ हैं उन पर ओपन डिस्कशन, डिबेट होता है, वही यूनिवर्सिटी होती है, वही यूनिवर्सिटी की खासियत होती है। लेकिन ये लोग तो कोई डिबेट, डिस्कशन परमिट करना ही नहीं चाहते। यूनिवर्सिटीज़ में तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन लोगों को अरेस्ट वगैरह कर लेते हैं कई जगह। तो इसलिए लोगों को डरा दिया है और सब जगह नफरत फैला रहे हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह से सत्ता में बने रहें, और इनको लगता है कि सत्ता में बने रहने का एक ही तरीका है कि भाई हम हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई के बीच में नफरत फैलाकर, पोलराइज कर हिंदुओं की मेजॉरिटी की वोट लेकर सत्ता में बने रहें। सिर्फ ये भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, मतलब इतना शॉर्ट साइटेड हैं कि इनको ये नहीं समझ में आता कि किसी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इनका भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इससे नहीं पूरा होता। ये बहुत ही एक शॉर्ट साइटेड व्यू होती है कि हम किसी को दबाकर, किसी को प्रताड़ित कर किसी दो वर्गों के बीच में नफरत फैलाकर हम अपना फ़ायदा करा सकते हैं। हिटलर ने भी यही कोशिश करी और अल्टीमेटली उसका क्या हश्र हुआ हम लोग सब जानते हैं। जर्मनी भी ख़त्म हो गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। लेकिन इन लोगों को लगता है कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए यही ठीक है। अब देखिएगा कि ये 5 राज्यों में तो ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, लेकिन अब ये विशेष सत्र बुलाया है पार्लियामेंट का, और मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इस विशेष सत्र का मकसद एक ही है। मकसद ये है कि इन 5 राज्यों के चुनाव को पोस्टपोन कर दो, जनरल इलेक्शन के साथ हों, और ये बोलेंगे कि हमने 1 नेशन 1 पोल की कमेटी बनाई है और कमेटी अभी डिलिबरेट कर रही है, और इसलिए इन 5 राज्यों को पोस्टपोन कर दो। अब वैसे कायदे से नहीं करे जा सकते क्योंकि इनके 5 साल पूरे हो रहे हैं। आप 5 साल से आगे असेंबली को नहीं चला सकते, लेकिन ये बोलेंगे कि अच्छा हम प्रेसिडेंट्स रूल लगा देते हैं। इन 5 राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल लगा कर रखेंगे और बोलेंगे कि हम मेन चुनाव के साथ, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये प्रीपोन करेंगे, प्रीपोन नहीं करेंगे जनरल इलेक्शन को, क्योंकि अयोध्या मंदिर का इनॉग्रेशन जनवरी में होना है और इनको उम्मीद है कि वो इनॉग्रेशन करेंगे, बड़े शोर शराबे धूमधाम से करेंगे, उससे इनको बहुत फ़ायदा होगा, इनको लगता है। दूसरा, शायद ये लोग ये भी सोच रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कह दिया है कि हम पूरे देश में गौरव यात्रा करेंगे। जैसे ही मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, सब जगह से बसों में, ट्रेनों में लोगों को लाएंगे। कहीं खुदा न खास्ता
या कहीं जानबूझकर किसी ने गोधरा टाइप कोई इंसिडेंट करा दिया तो उसकी आड़ में कम्युनल राइट्स होंगे। इसलिए ये लोग जनवरी के पहले तो कतई जनरल इलेक्शन नहीं कराएंगे। और ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस को भी आप देखिएगा पोस्टपोन करेंगे और प्रेसिडेंट्स रूल लगाएंगे और बोलेंगे कि नहीं हम 6 महीने तक प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं, तो इसलिए हम नवंबर का इलेक्शन पोस्टपोन करके अप्रैल में कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब भी नहीं चलने वाला, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं कि इनका क्या खेल है, क्या इनका मकसद है। और कुछ भी कर लें ये लोग, चाहे इलेक्शन पोस्टपोन भी कर दें, मुझे लगता है वो दांव भी इनके लिए उल्टा ही पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ मैसेज जाएगा कि भाई ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, अभी चुनाव से डरे हुए हैं। तो इसलिए अब हम लोगों को क्या करना है। देखिए, किसी भी देश में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, यूथ का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हमारी सिविल सोसाइटी और खासकर यूथ नहीं खड़ा होगा और जो भी आज के बड़े इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करेगा, तब तक पॉलिटिकल बदलाव होना मुश्किल होता है। और ये अच्छी बात है कि अब कई जगह, खासकर ये ऑल्टरनेट मीडिया पे लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हम सबको, सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, खासकर यंग सिविल सोसाइटी, सबको इन बड़े बड़े मुद्दों में इंगेज करना ज़रूरी है। खासकर ये जो कम्युनलिज्म का जो फैलाया जा रहा है, क्योंकि इससे देश कमज़ोर हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी हो रही है इनकी, इस सरकार की, इसके खिलाफ जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, यूथ के लिए तो बहुत ही बड़ा इशू है। उस इशू पर जो इन लोगों का जो भ्रष्टाचार है, जैसे अडानी वगैरह के थ्रू कर रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार का मॉडल थोड़ा सा फ़र्क है कि ये 2-4 कंपनियों का इतना फ़ायदा कराओ और उन्हीं को अपना बैंकर बना लो, जब चाहो उनसे पैसे मांग लो कि भाई हमने तुम्हारा कई लाख करोड़ का फ़ायदा कराया, अभी 5,000 करोड़ हमको चुनाव के लिए चाहिए, अभी हमको दे दीजिए। मतलब जो राहुल गांधी एक सवाल उठाते हैं कि भाई ये पैसा अडानी का किसका है, जो 20,000 करोड़ उन्होंने साइफन आउट कर लिया, किसका पैसा है। इम्प्लीकेशन ये है कि ये मोदी का पैसा है, सरकार का पैसा है। सरकार मतलब बीजेपी का पैसा है। और बात भी एक तरह से सही है, जब आप किसी कंपनी को इतना नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाएंगे, इतनी तरह तरह की इलीगैलिटीज़ करने देंगे, तो वो कंपनी आपके हाथ में है। उसके पास जितना भी पैसा है, आप जब चाहे मांग सकते हैं कि भाई ये हमको दो, नहीं तो हम तो तुमको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारे इश्यूज़ को उजागर करना, इनके ऊपर बोलना, खड़ा होना यूथ की जिम्मेदारी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खासकर जेएनयू का जो यूथ है, इन सब मुद्दों पर और बहुत सारे और मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर एंगेज करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल ये सरकार बदलेगी और शायद हम लोग अपने रिपब्लिक को रिक्लेम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।